इतना प्रॉब्लम है इतने कानूनों में, और पुलिस पकड़ती उसको है जिसने सिग्नल तोड़ दिया। मतलब मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ कि आपको तुरंत उसको सज़ा देनी है कि भाई उसने सिग्नल तोड़ा और उसको तुरंत फाइन करो, उसने हेलमेट नहीं लगाया उसको फाइन करो, सेफ्टी के लिए मैं मान रहा हूँ, लेकिन बदलाव जहाँ आपको करना है उसके लिए इतने लूप होल्स हैं। देखिए, इसका समाधान मैं आपको बताऊँ, उसमें पुलिस पूरी तरीके से पुलिस जिम्मेदार नहीं है। मेरे पास पुलिस के फ़ोन आते हैं, ये घुसपैठियों को पकड़ते हैं तो कई बार फ़ोन आता है, कई बार कन्वर्जन देखते हैं, चंगाई सभा होती तब भी उनका फ़ोन आता है, मेरे पूछते हैं कि क्या करें इसमें। थाने में केवल यही एक किताब होती है, पहले आईपीसी होती थी, अब बीएनएस होती है। बाकी जो कानूनों का मकड़जाल है ना, वो थाने वो नहीं पता होता। एफआईआर कौन लिखता है? हवलदार। कितना पास होता है? 10वीं पास। वो 10वीं पास हवलदार क्या सारे कानून पढ़ेगा क्या? ना, नहीं पढ़ सकता। उसको सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक कानून बनाओ, इसी में चैप्टर वाइज सारे ऑफेंस जोड़ दो। अगर आपको धर्मांतरण रोकना है तो इसी में एक चैप्टर जोड़िए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। आपको घुसपैठ रोकना है तो इसी में एक नया चैप्टर जोड़िए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। आपको लफ्ज़-ए-जिहाद रोकना है तो आप ऑफेंस रिलेटिंग टू लफ्ज़-ए-जिहाद इसमें जोड़िए। आपको जो प्रॉब्लम, क्योंकि वो बेचारा 10वीं 12वीं पास जो हवलदार है, उसको आप कानूनों का मकड़जाल बना के देंगे कि एक धारा इधर से उठाए, एक धारा उधर से उठाए, तो वो नहीं कर पाएगा। जैसे अमेरिका में एक फेडरल पिनल कोड है, अमेरिका में कानूनों का मकड़जाल नहीं है। हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ में करीब 50 कानून चल रहे हैं, अमेरिका में एक सिंगल कानून है, उसका नाम है फेडरल पिनल कोड। उन्होंने उसमें 150 चैप्टर बना रखे हैं। चैप्टर 1 ये, चैप्टर 2 ये, चैप्टर 3 ये, चैप्टर 4 ये, चैप्टर 5 ये, चैप्टर 6 ये। मतलब बैंकिंग फ्रॉड से लेके, साइबर फ्रॉड से लेके, उसमें रेलवे एक्सीडेंट से लेके और एयरपोर्ट, जो भी अपराध हैं उन्होंने सिंगल किताब रखी है। उस किताब को दे दिया, थाने पे रख दिया है। वो उनका हवलदार भी उसी को दिन में 4 बार खोल रहा है, थानेदार भी दिन में 4 बार खोल रहा है, और वकील भी दिन में उसको 4 बार खोल रहा है। तो सबको उस किताब के चैप्टर याद हो गए। यहाँ तो क्या हो रहा है कि अलग अलग किताब खोलनी पड़ेगी, फिर अलग अलग धारा ढूंढनी पड़ेगी, तो वकील भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार जज भी कंफ्यूज होता है, धारा इधर की होनी चाहिए लगा देते हैं उधर की। ये हमारे यहाँ जब तक एक वन नेशन वन पिनल कोड नहीं होगा, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। दूसरा, एक देश में वन नेशन वन पुलिस कोड की जरूरत है। पुलिस का काम है लोगों को सुरक्षा देना, न कि सत्ता की गुलामी करना। लेकिन चूंकि हमारे देश में 1861 वाला पुलिस एक्ट आज भी चल रहा, जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। तो 2017 के पहले यूपी में जो पुलिस आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रही थी, योगी जी के आने के बाद वही पुलिस अब ठोक रही है, आए दिन इनकाउंटर कर रही है, बुलडोजर भी चला रही है। क्यों? क्योंकि शासक बदल गया। कानून ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए शासक कोई आए। मतलब अमेरिका में ट्रंप आए या ना आए, पुलिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगापुर में कोई प्रधानमंत्री हो जाए, पुलिस के बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन में वो जिनपिंग आए या कोई XYZ कोई आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में पुलिस सत्ता के हिसाब से चलती है। क्यों? क्योंकि वो कानून अंग्रेजों का ऐसा था जो सत्ता के गुलाम बना के रखा हुआ है। इसलिए अगर देश को ठीक करना है तो वन नेशन वन पिनल कोड होना चाहिए, वन नेशन वन पुलिस कोड होना चाहिए, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होना चाहिए। ये चाहे तहसीलदार हो, चाहे SDM, कलेक्टर, कप्तान, इनका बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए, सत्ता के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए। सही बात। और ऐसे वन नेशन वन जुडिशियल कोड होना चाहिए। करेक्ट। जजों की समझदारी एक जैसी होनी चाहिए। दिल्ली में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं और झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, उनके लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब ऑल इंडिया लेवल पे जजों के लिए एक एग्जाम कंडक्ट किया, जैसे IAS का एग्जाम होता है, उस पैटर्न में कुछ किया जाए। ठीक है सर, अक्सर ये कहा जाता है कि इंडिया में इतने केसेस पेंडिंग हैं, इतने लाख केसेस अभी भी पेंडिंग है, बाकी देशों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा है। बाकी कैसा है? अमेरिका में कैसा है? चाइना में कैसा है? इसका कोई आइडिया? देखिए, बाकी देशों में इतना केस इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी देशों में फर्जी शिकायत करना बहुत सीरियस क्राइम है। अच्छा, इसमें आप फर्जी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे? हाँ, ये जो केसेस हैं इसमें फर्जी बहुत केसेस हैं। बाकी जगह केस क्यों नहीं होते आप उसको समझिए, और भारत में इतने केस क्यों होते हैं? भारत में फर्जी SC ST केस होते हैं, फर्जी दहेज के केस होते हैं, फर्जी छेड़छाड़ के केस होते हैं। बाहर क्या है, फर्जी, जैसे आप थाने पे जाओगे ना शिकायत करने, तो आप शिकायत लिखोगे, सेवा में श्री शिशु मेरे साथ ये हुआ ये हुआ, नीचे आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। ऊपर जितनी बात कही है मैंने सब सही है, और मुझे पता है कि झूठ ही शिकायत करने पे 10 से 20 साल सजा होती है। जैसे वो अंडरटेकिंग आदमी देने चलता है ना, तो अगर झूठी शिकायत कर रहा होता तो पन्ना लेके भाग जाता है थाने से, शिकायत करता ही नहीं। यहाँ फर्जी गवाही होती है। भारत में फर्जी गवाही जब बहुत सीरियस क्राइम है। आपको याद है डेविड कोलमैन हेडली? करेक्ट। जो रेकी किया। हाँ। जैसे वो रेकी किया, उसने बोला हाँ भाई तूने रेकी किया क्या? बोले हाँ रेकी किया। जानते क्यों? क्योंकि रेकी करने की सजा 5 से 10 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल है।
तो अगर वो कह देता रेकी नहीं किया और उसका नार्को पॉलीग्राफ में टेस्ट कर लेते और टेस्ट में कंफर्म हो जाता उसने झूठ बोल रहा है, तो 5 से 10 साल रेकी करने वाली सजा और 10 से 20 साल झूठ बोलने वाली सजा, उसको 30 साल सजा हो जाती। ये अमेरिका में। ये अमेरिका में। इंडिया में क्या है? इंडिया में यहाँ झूठ बोलना फंडामेंटल राइट है। झूठ बोलना जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमारे नेता सुबह से लेकर शाम तक झूठी बातें करते रहते हैं, झूठे नारे, झूठे वादे और झूठे भाषण सब कुछ करते रहते हैं, झूठे आरोप लगाते रहते हैं। कहाँ कुछ होता? कुछ नहीं होता। और अगर एक नॉर्मल आदमी जाके कंप्लेंट कर रहा है, मुझे आपके खिलाफ शिकायत करनी है, और मैंने झूठी शिकायत कर दी कि भाई आपने ऐसा बोला या मेरे पैसे लिए या मुझे मारने की कोशिश की, और वो झूठा है, तो उस पर मुझे क्या सजा हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती। आज तक कहाँ हुआ भाई? विष्णु तिवारी 20 साल तक जेल में रहे और इलाहाबाद में, प्रयाग में, और उनके खिलाफ झूठा SC/ST का केस था और झूठा बलात्कार का केस था। 20 साल के बाद बेचारा वो बरी हो गया। अब 20 न उसकी शादी हुई न विवाह हुआ। 20 साल में 18 साल की उम्र में पकड़ा गया था और बाद में 38 साल में बाहर आया। तब तक सब कुछ वो अब आज को ऐसे घूम रहा है। वो न उससे शादी करने के लिए कोई तैयार है। माँ बाप खत्म हो गए थे। कॉम्पेंसेशन का कोई प्रोविजन? कोई प्रोविजन नहीं, कोई प्रोविजन नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कितने ऐसे केसेस फर्जी के हो रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा हस्बैंड सुसाइड कर रहे हैं फर्जी दहेज के केस के कारण। दुनिया में इतने कहीं नहीं है। बेंगलोर वाली घटना आई थी, आपने सुना होगा जो। हाँ, तो ये जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि झूठी शिकायत करना अपराध नहीं, झूठी जांच करना। जांच कौन करता है? पुलिस। अब उसको जिधर से पैसा मिल गया उधर से जांच कर दिया उसके हिसाब से। तो झूठी जांच करना कोई आज तक किसी दरोगा को आप बताओ इसने झूठी जांच किया उसको 10-20 साल सजा हुई हो? झूठी गवाही देना कोई सीरियस क्राइम नहीं। झूठा फैसला देना भी कोई क्राइम नहीं है। नतीजा ये हो गया, चूंकि जजों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपके खिलाफ अगर गलत फैसला आ गया तो हाई कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट को दिख भी जाए कि हाँ जज ने कुछ गड़बड़ किया है, माल पानी लेके गलत फैसला दिया, तो भी कुछ नहीं करते हाई कोर्ट। तो नतीजा क्या हुआ कि जितना भ्रष्टाचार पहले तहसीलदार के यहाँ था, जितना भ्रष्टाचार पहले कलेक्टर के यहाँ था, उतने भ्रष्टाचार कचहरी में हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो चुका है। न्याय बिक रहा है, खरीदने वाला चाहिए बस। ये सिचुएशन आ चुकी है। कोई बहुत फर्क नहीं आया। मजिस्ट्रेट, एक लड़के ने सुसाइड किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बेंगलोर का लड़का था वो, पत्नी से परेशान होके, और उसने कहा था कि 5 लाख रुपए जौनपुर की जज हमसे मांग रही है, फैमिली कोर्ट की जज, और वो उसने पैसा नहीं दिया, सुसाइड कर लिया। उसने ये भी लिखा था मेरी राख तब करना जब इस जज को सजा हो जाए। ऐसे उसने वीडियो बनाया था, बड़ा सा 1 आध घंटे का वीडियो बनाया। मेरा कार्यक्रम अभी हरदोई में था, तो मैंने, और कोर्ट में ही मेरा कार्यक्रम था, मैंने कोर्ट जितने अधिवक्ता बंधु थे उनसे पूछा इस समय तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट जज कौन है? तो उन्होंने बताया जी वही वाली है जो जौनपुर में थी, फैमिली कोर्ट की जज। वो यहाँ आ गई, प्रमोशन हो गया। मतलब वहाँ तो जूनियर जज थी जौनपुर में, तब जब उन्हें पैसे की मांग कर रही थी और वो व्यक्ति बेचारा सुसाइड कर लिया, और यहाँ तो जिले की मालकिन हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट जज हो चुकी है। क्या होगा इसने? तो आप जज को इतना खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं और इस पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं मेरे को जज से कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम, हमें होगी ना प्रॉब्लम, जो होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कड़ी सच्चाई। मुझे नहीं होगी ना? पक्का नहीं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ इस देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग क्यों नहीं बन रहा है? और इसके दायरे में सब आने चाहिए, सब आने चाहिए। पॉलिटिशियंस भी आने चाहिए, जजेस भी आने चाहिए, नौकरशाह भी आना चाहिए, नेता भी आना चाहिए, जज भी आने चाहिए, सबके आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? तो प्रॉब्लम ही सब में इसलिए नहीं बन रहा है। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चीन जैसा कानून क्यों नहीं बन रहा है? इस देश में ड्रग के खिलाफ सिंगापुर जैसा कानून क्यों नहीं बन रहा है? इस देश में कालाधन हवाला के खिलाफ अमेरिका जैसा कानून क्यों नहीं बन रहा है? इस देश में आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ जापान जैसा कानून क्यों नहीं बन रहा है? अगर हमारे पास ऐसे देश हैं जिन्होंने कुछ अपने यहाँ, जो देश सुरक्षित हैं, तो वहाँ जैसा हम कानून क्यों नहीं बनाते? और ये तो ड्यूटी संसद की भी है और सुप्रीम कोर्ट की भी है। सुप्रीम कोर्ट की इसलिए ज़्यादा ड्यूटी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कानून पता है। मैं नेताओं को, नेता तो बहुत सारे वहाँ अनपढ़ अनाड़ी आ जाते हैं, गंवार आ जाते हैं, ऐसे ही आगे जाति का जहर घोल लिया, भाषा का जहर घोल लिया, अगड़ा पिछड़ा कर लिया, दलित बनाम सवर्ण कर लिया, चलो चुन के आ गए, बन गए, पार्षद प्रधान बन गए, सांसद विधायक बन गए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको तो पता है कि हमारे आस पड़ोस चल क्या रहा है, चीन में क्या कानून चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है। तो ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी जिम्मेदारी है कि उनके पास इतना टाइम होता है कि इस पे बात करनी होती है। गर्मी की छुट्टियों में जाते रहते हैं, कहीं कहीं जाते रहते हैं, ठंडी की छुट्टियों में कहीं कहीं जाते रहते हैं, और इसके अलावा आपस में कंसल्टेशन होता रहता है। फिर उनके पास पूरी रिसर्च टीम है, पूरी लीगल टीम है। आप जरा समझिए, अगर मेरे घर में बार बार चोरी हो रही है, बार बार ताला टूट रहा है, और आपका घर का ताला टूट नहीं रहा है, आपके घर में चोर नहीं आते, तो मेरा पहला फर्ज है आपसे पूछना कि रौनक जी ये बताओ, आपका घर का ताला कौन सी कंपनी का ताला लगा रखा है? आपके यहाँ तो कोई ताला चोर आता नहीं, ताला टूटता नहीं। मेरे घर में तो हर महीने चोरी हो जा रही है, हर महीने ताला टूट रहा है। और हमारी एक ड्यूटी है कि अगर मुझे अपना घर सुरक्षित रखना है तो जो ताला आपके घर में लगा हुआ है वही ताला, उसी कंपनी का ताला मैं अपने घर में लगा लूँ। यही तो हुआ तरीका। ये काम हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है?
ये काम हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? लॉ कमीशन किस लिए बैठा हुआ है? लॉ कमीशन का काम ही यही है कि देखते रहना कि दुनिया के किन देशों में क्या क्या चल रहा है। तो कानून संसद बनाता है ना सर? कानून संसद बनाता है, कानून लॉ कमीशन रिकमेंड करता है, कानून का काम है सुमानी, कई बार सुप्रीम कोर्ट भी इस पे सुओ मोटे ले सकता है। तो आपने कहा नेता का इसमें ज्यादा रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रोल है। दोनों का ही रोल है भाई। ना उधर कानून बना रहा है, ना इधर से कहा जा रहा है कानून बनाओ। करेक्ट। दोनों का ही है ना। उधर कभी भाई संसद में क्या होता है, यही है ना, तू मैं आरोप प्रत्यारोप शेर व शायरी हो जाती है। एक आध दो मंत्री तो शायरी सुनाते रहते हैं, वो शायरी सुना सुना के मंत्री बने हुए।